कल की क्लास में प्रकाश लाइट चल रहा था, लाइट प्रकाश हमने बता दिया था कि प्रकाश एक ऊर्जा है और प्रकाश के गुणों को हमने रोमर के द्वारा बता दिया गया था। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखें। आज हम चैप्टर पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये पार्ट नंबर 2 होगा, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हम अपवर्तन देखेंगे। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश जो होता है किसी चिकने, जिसको आप बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ, इसे कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। और आप देखेंगे कि आपतित जो किरण है, यह आपतित किरण, इसे कह सकते हैं परावर्तित किरण। यहां से अगर आप अविलंब में डाल दें, यह अविलंब है। हमने कहा कि प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना को जो होता है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के जो होता है चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की जो घटना को हम कहेंगे वो प्रकाश का क्या कहलाता, परावर्तन कहलाता। देखिए परावर्तन आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है। इसमें प्रकाश के परावर्तन में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल ये जो होती हैं अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, किंतु इसके कालांतर पर निर्भर करती है। अर्थात ये इसके परावर्तक पृष्ठ पर निर्भर करती है। कहने का मतलब होता, अगर ये जो होता, हमने आपको बताया था कि आपको वर्ण विक्षेपण में बताया था, अगर मान लीजिए चिकना है, चिकनी पृष्ठ है, इस पर टकरा करके क्या करें, चले गए, लेकिन ये खुरदरी हो और ब्लैक हो तो आपतित किरण इस पर पड़ेंगी, तो क्या करेंगे, कुछ किरणें अवशोषित कर लेंगे, जिससे होता उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल में परिवर्तन आ सकता है। तो इसका मतलब होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण में जाती है। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने कहा कि प्रकाश के परावर्तन में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल ये क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। हमने कहा लेकिन इनके कालांतर पर निर्भर करती है, अर्थात इनके पृष्ठ पर निर्भर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अविलंब से देखेंगे तो इनका समान कोण बनता है। यहां अविलंब से अगर डाला जाए इस पर कोण, तो अविलंब से ये समान कोण बनता है। परावर्तित किरण और आपतन किरण, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर से किसके, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात प्रकाश क्रम में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर अविलंब से देखा जाए, दूसरी चीज होता आपतित किरण, परावर्तन किरण को यहां से कोई एग्जाम का क्वेश्चन से जो होता है, आपको बस यही से एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा कि उसकी जो होती पृष्ठ पर निर्भर करती है उसकी तरंगदैर्घ्य। लेकिन अगर आपतन को, परावर्तित किरण, अविलंब को मिला जाए तो इस पर दो घटनाएं घटती हैं, दो दर्पण पर इस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए कौन सा दर्पण बनता है, अब यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके परावर्तित समान तल की दो आधार होते हैं। पहला तो आधार होता है गोली दर्पण का निर्माण होता है, गोली दर्पण, और दूसरा जो होता है समतल दर्पण बनते हैं, समतल दर्पण।
अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन पे देखना होगा आपको कि गोली दर्पण में क्या परिवर्तन होता है और समतल दर्पण में क्या परिवर्तन होता है। और आपको बता दें कि गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो एसएससी जीडी हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन आना तय होता है। अब देखिए क्वेश्चन कहां से आएगा। गोली दर्पण की दो घटनाएं होती हैं, एक तो इस पर घटना होती है उत्तल दर्पण, दूसरा ये भाग बटा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में गोली दर्पण बटा हुआ होता है। अब आप ये देखेंगे उत्तल दर्पण के जो होता है, आप देखेंगे उत्तल दर्पण क्या है, गोली दर्पण का कुछ उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। और जब यही भाग क्या होता है, दबा हुआ दिखाई देता है, तो यह क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात कहा जाए गोली दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, गोली दर्पण में जो परावर्तिक सतह होता है कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है, अर्थात उभरा हुआ दिखाई देता है, तो हम इसे उत्तल दर्पण कह सकते हैं। और जब हमके क्या हुआ, किसी जो उभरा हुआ सतह न बल्कि दबी हुई सतह अगर दिखाई देती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अब आपको बता दें उत्तल दर्पण जो होता है दर्पण पर बिना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से जो होता है छोटा होता है। अगर उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से ये क्या होता है, छोटा होता है, वस्तु से छोटा, परंतु छोटा होगा सीधा होता है, छोटा सीधा और आभासी होता है, और आभासी होता है। उत्तल दर्पण पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा होगा, सीधा होता है और आभासी होता है। अब हम क्वेश्चन एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहले ज्यादा आपको याद क्या करना होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं। इसका उत्तल दर्पण का उपयोग केवल क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं, तो आपको बता दें उत्तल दर्पण का पहला उपयोग करते हैं गाड़ी की परिदृश्य को देखने के लिए। आप देखेंगे गाड़ी का जो साइड शीशा होता है, जो चालक है, देखे होंगे चालक जो ड्राइवर होता है उसके बगल में साइड शीशा लगा होता है, वो पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चाहे किसी भी गाड़ी का चालक होता है, चालक जो ड्राइवर होता है उसके जो होता है वो पीछे के अपने दृश्य को देखने के लिए बगल में एक शीशा रखा रहता है, वो शीशे में जो होता है पीछे का दृश्य देखता है, उसमें जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा गया। सोडियम लैंप में दूसरा इसका उपयोग जो होता है सोडियम लैंप, सोडियम लैंप में इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम लैंप जो होता है सोडियम परावर्तक लैंप होना चाहिए, है ना, सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं। आप देखे होंगे सोडियम परावर्तक लैंप भी जो होता है हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और कहां कर सकते हैं, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, इसमें भी हम क्या करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और हम जो होता है देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, इसका मान जो होता है वो धनात्मक होता है। और कहने का मतलब होता है उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है अर्थात वो धनात्मक होती है। तो हम जो होता उत्तल दर्पण का जो होता प्रयोग अर्थात उत्तल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं गाड़ी की सीढ़ी, गाड़ी की जो होता है ड्राइवर चालक के पीछे के जो होता है दृश्य देखने के लिए जो होता है साइड में शीशे जो लगे रहते हैं वहाँ पर हम जो होते हैं उत्तल का प्रयोग कर सकते हैं। सोडियम परावर्तक लैंप में प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका मान जो होता है वो क्या होता है धनात्मक पर निर्भर करता है। अब अगर अवतल दर्पण का उपयोग देखें
ये देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। गोली दर्पण हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये आप देखेंगे कि अवतल दर्पण है। देखेंगे अवतल दर्पण जो होता है ऐसे दर्पण जिसका जो होता है परावर्तन कुछ दबी हुई होता है, दबी हुई दिखाई दे रही हो, इसी को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण जो तो सबसे ज्यादा उत्तल दर्पण के बाद अगर एग्जाम में किसी में पूछता है सबसे ज्यादा तो अवतल दर्पण पूछता है। हमें दोनों दर्पणों को याद रखना पड़ेगा। अतः अवतल दर्पण जो होता है आप देखेंगे नाई की दुकान पे जाएंगे, दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के शीशे जो लगाए जाते हैं जिसपे आप चेहरा देखते हैं अपना, जो दाढ़ी बनाने के शीशे होते हैं वो कौन से होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। डॉक्टर क्या करता है, जैसे नाक, आंख, नाक चेक करने के लिए या आंख चेक करने के लिए, नाक आंख, या कभी कभी जो होता है वो अपने कान को भी जो होता है चेक कर लेता है, कान इत्यादि को जो होता है जांच के लिए जो होता है डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर द्वारा प्रयोग की जाने वाली, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अर्थात दाढ़ी बनाने की शीशे, नाक कान के लिए जो होता है, नाक कान आंख के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग की जाने वाले जो शीशे होते हैं, दर्पण होते हैं, सॉरी, वो दर्पण जो होते हैं कौन से दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। आप देखेंगे आपने कहा कि गाड़ी की साइड में जो शीशा लगा था पीछे के दृश्य देखने के लिए जो होता है उत्तल दर्पण करते हैं, लेकिन गाड़ी का अगर हेडलाइट देखना, गाड़ी के हेडलाइट देखेंगे, गाड़ी की जो हेडलाइट है आप समझ रहे होंगे, हेडलाइट जिससे आप प्रकाशित करते हैं अपने सामने के दृश्य को, अर्थात गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का नहीं। पीछे के साइड देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें जो होता हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह देंगे कि सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर में जो होता है प्रयोग किया जाता है। या तो कह सकते हैं सर्च लाइट, सर्च लाइट में भी जो होता है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि स्टीमर देखे होंगे, स्टीमर या रेल के जो इंजन होते उसमें भी जो होता हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप जानिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता। देखिए समांतर किरण पुंज प्राप्त करके जो होता है प्राप्त करते हैं हम दूर के जो होते हैं दूर तक वस्तुओं को क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अगर समांतर किरण पुंज के द्वारा हम दूर के वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है, किसके द्वारा, अर्थात अवतल दर्पण के द्वारा किया जा सकता है। तो आप जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन में दो परिवर्तन देखेंगे, हमने देखा गोली दर्पण में परिवर्तन क्या होता है और समतल दर्पण में क्या परिवर्तन होता है। अब आप देखेंगे कि गोली दर्पण आप समझ गए, समतल दर्पण में परिवर्तन क्या होता है अब यहां पर देखेंगे। देखिए आप एग्जाम में हमेशा जो होता है गोली दर्पण पर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में समतल दर्पण कम पूछता है, लेकिन ये महत्व 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं भी कैसे पूछता है, लेकिन जो होता है गोली दर्पण के बारे में उत्तल और अवतल हमेशा याद करेंगे। तो देखेंगे आपको समतल दर्पण के बारे में क्या परिवर्तन, ये देखिए समतल दर्पण के भाग, समतल दर्पण में क्या परिवर्तन होता है। देखिए समतल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी और विकृता त्रिज्या जो होता है अनंत होती है, एक बात जान लीजिए। इसमें जो होता है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी अनंत होती है, अर्थात ये अनंत होती है। पहली बात है कि समतल दर्पण में
वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी होगी वह अनंत होती। समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। अगर आप समतल दर्पण में देखेंगे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी और क्या सीधा बनता है। अब उसमें देखेंगे बताया छोटा बनता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा और क्या बनेगा सीधा बनता है। इसलिए प्रतिबिंब का आकार, इसलिए प्रतिबिंब का आकार जो होता है, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब देखिए समतल दर्पण की पहचान, ये क्या होगा फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, अर्थात प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का इसलिए जो होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है बराबर होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आप देखेंगे जो प्रतिबिंब जो इसकी दर्पण के पीछे की दूरी जो बनती है वो जितनी दूरी वस्तु रखी जाएगी दर्पण के सामने उतना ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर को देखना है, किसी व्यक्ति की अगर ऊंचाई है, मान लीजिए समतल दर्पण में व्यक्ति की जो होती है ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई h है और एक व्यक्ति जो होता है पूरे शरीर को अपना देखना चाहता है, मान लीजिए उसकी ऊंचाई अगर h है तो शीशे की जो होता है दर्पण अर्थात समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए अर्थात h/2 होनी चाहिए। समझ गए? अपने शरीर को देखने के लिए, पूरे शरीर को देखने के लिए आप जो होते हैं समतल दर्पण लेंगे तो उसमें जब देखेंगे तो आपके शरीर का आधा हिस्सा जो होता है उतने बड़े शीशे में आप पूरे शरीर को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। कोई कह रहा व्यक्ति की अगर ऊंचाई h है तो दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए उसका आधा होती है, दर्पण उसका क्या होता है आधा होता है, जब हम पूरे शरीर को उसमें आसानी से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति समतल दर्पण पर, कोई व्यक्ति जो होता है अगर समतल दर्पण पर कोई व्यक्ति समतल दर्पण पर v वेग से अगर चलता है, v वेग से अगर उसका वेग v मान लेते हैं, अगर v वेग से अगर वह चलता है तो आपको बता दें उसका प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो प्रतिबिंब दिखाई देगा जो उसका प्रतिबिंब का वेग होगा अर्थात उसका दोगुना दिखाई देता है, 2 वेग से दिखाई देने लगता है। व्यक्ति जो होता है v वेग से चल रहा है लेकिन वो देख रहा है कि समतल दर्पण में वो चल रहा है तो देख रहा है उसका वेग ऐसा लग रहा है कि वो दोगुने 400 से चल रहा है? मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा हो और समतल दर्पण में देख कर कहता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है समतल दर्पण में कि वह क्या रहा अपने वेग से समतल जो प्रतिबिंब बन रहा उसके दोगुने 4 से क्या करा प्रतिबिंब में चल रहा है। तो ऐसी घटनाएं दो होती हैं, वो कहाँ होती है समतल दर्पण में होती है। तो हमें समझ में आ गया कि प्रकाश का परिवर्तन आप जान गए कि समतल दर्पण में परिवर्तन क्या होता है और गोली दर्पण में परिवर्तन क्या होता है। गोली दर्पण में परिवर्तन 2 चीजों में पढ़ना होता है, उत्तल दर्पण में परिवर्तन और अवतल दर्पण, ये दोनों जो होते हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्रकाश का परिवर्तन के बाद अब देखिए प्रकाश का नेक्स्ट वीडियो में आप दिखाते हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है।